हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो बेटा कल हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, ठीक है ना। सीएफएससी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। आज आगे का टॉपिक लेते हैं अपन। देखो आज का जो टॉपिक है ना वो कल के टॉपिक से पूरी तरह से रिलेटेड है ना। फैक्टर आपने कल पढ़े थे, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, वो सारे फैक्टर्स, है ना, वो स्टेबिलिटी को भी आपके अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैंने हेडिंग डाल रखी है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग डाली हुई है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को फैक्टर अगर अपन देखें ना, वो ही सारे फैक्टर है जो कल आपने सीएफएससी में पढ़े थे। देखो पहला फैक्टर पढ़ा था आपने कल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। याद कीजिए, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतनी सीएफएससी रखता है, और जितनी ज्यादा सीएफएससी रखता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। एग्जांपल देखो, सुनो बेटा, क्रोमियम के ये दो ले रखे, देखो मैंने, है ना, क्रोमियम के मैंने ये दो ले रखे एग्जांपल। एक में क्रोमियम क्या है, देखो यहाँ प्लस स्टेट में, यहाँ प्लस स्टेट में, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, +3। क्यों, जितना ज्यादा चार्ज होगा, है ना बेटा, चार्ज जितना होगा, ठीक है, उसका मेटल इंटरेक्शन, लिगेंड के साथ इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। देखो ये क्रोमियम आ रहा है +3 वाला, ठीक है ना, और वो जो क्रोमियम आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है क्रोमियम +2 वाला। तो क्रोमियम के स्टेट के अकॉर्डिंग समझ में आया, Cr+3 विल बी मोर स्टेबल। समझ में आया, यहाँ जी देखो FeCN6-3 और FeCN6-4। तो यहाँ जो Fe है वो +3 वाला है ना, ये जो Fe है वो +3 वाला है, और ये जो Fe है वो +2 वाला है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, Fe+3 वाला या Fe+2 वाला? Fe+3 वाला होगा ना, देख लो ये स्टेबल, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक ये एग्जांपल था, एक ये एग्जांपल, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है, बोलो। ये हमने कल डिस्कस किया था, तो वही सेम ही है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है स्टेबिलिटी चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन इफेक्ट जानते हैं आप? चिलेशन क्या होता है बच्चों? चिलेशन क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन, याद आ गया, है ना। तो रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, बताया था मैंने आपको। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन इफेक्ट। फिर देखो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग याद है, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग, याद है क्या? पहले सिग्मा दिया और वापस पाई लिया, याद है, पढ़ाया था मैंने, बोलो, है ना। और फिर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिगेंड सिस्टम। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा सीएफएस उतनी ज्यादा आएगी, और सीएफएस जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर देखो है z इफेक्टिव ऑफ सीएमए। सीएमए जानते हो? सीएमए जानते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। तो याद है 3D से 4D z इफेक्टिव बढ़ा, 4D से 5D z इफेक्टिव बढ़ा था। z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उस मेटल का लिगेंड के साथ इंटरेक्शन उतना ही बेटर होगा। इज इट क्लियर, बोलो। देखो स्टेबिलिटी z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर देखो स्टेबिलिटी साइज ऑफ सीएमए।
साइज जितना छोटा होगा उससे फायदा क्या होगा, साइज छोटा होगा तो चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, और चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ सुनिए, देखो बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, फैक्टर है ना, किलेशन इफेक्ट, लिगेंड की स्ट्रेंथ और सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। इनमें एक चीज समझना ढंग से, क्या कि इसमें सबसे पहले आप प्रेफरेंस दोगे इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग को, ये बहुत ही काम की चीज, पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच सिग्मा एज वेल एज पाई दोनों बन जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर राइज हो जाएगा, बॉन्ड राइज होते ही राइज हो जाएगी। तो पहले किसको देना है, देखो ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग के बाद फिर किसको देना है, किलेशन को, ठीक है, और फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ को। समझ में आ रहा है, ये ऑर्डर बड़ा काम का है, पहले किसको, सिनर्जिक बॉन्डिंग को, ठीक है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग के बाद और किलेशन इफेक्ट के बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ, ठीक है, बोलो बोलो। चलो अब देखो बेटा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझते हैं। देखो यहां क्रोमियम के साथ ईएन है, फिर अमोनिया है और फिर सीएल है। अब बताओ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है जिसमें ईएन जुड़ा हुआ है, बताओ ऐसा क्यों। देखो ईएन एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एज वेल एज ईएन क्या दिखाएगा, किलेशन इफेक्ट दिखाएगा क्या, बोलो। कल अपन ने लिगेंड की स्ट्रेंथ की एक सीरीज लिखी थी बच्चों, याद है क्या, मैंने लिगेंड की स्ट्रेंथ की एक सीरीज लिखी थी, देखो ये सीरीज लिखी थी अपन ने, CO CN माइनस NO2 EN NH3 PY H2O ऑक्सिलेट OH, ये लिखी थी हमने, HCN Br माइनस I, ये लिखी थी बच्चों। देखो एक EN, एक NH3 और एक Cl, है ना, तो आगे आ जाएगा बेटा इसके बाद में, ठीक है ना, तो इस तरफ आ जाएगा। अब बताओ इसमें सबसे अच्छा लिगेंड कौन है, EN, फिर NH3 और फिर बाद में कौन आ जाएंगे, हेलोजन आ जाएंगे, आ जाएंगे क्या, बोलो, अरे समझ में क्या बात, बोलो। अच्छा ईएन में एडिशनल फैक्टर किलेशन है क्या, तो किलेशन से स्टेबिलिटी राइज होगी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ, मोस्ट स्टेबल, बताओ भाई इस क्वेश्चन को बताओ, मोस्ट स्टेबल इज, बताइए। देखो बेटा सुनो, इसमें आंसर जाएगा सी, ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों बोला, ध्यान से सुनो। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला फैक्टर सी, उसके बाद किलेशन इफेक्ट, और किलेशन इफेक्ट के बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे CBD। तो देखो ये तो वीक लिगेंड है, वाटर और क्लोरीन छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, यहाँ ऑक्सलेट है और अमोनिया है, लेकिन लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है बट ऑक्सलेट क्या करता है, किलेशन, तो किलेशन को पहले प्रेफरेंस दो क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो कोई नहीं कर रहा है इसमें, तो फिर किलेशन वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाएगा, है ना।
तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज पीछे देखना, आपको मिल जाएगा। ये समझ में आ गया क्या बेटा? ये वाला ध्यान रखो। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद किलेशन, और किलेशन के बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ। कैसे याद रखना? बैक बॉन्डिंग बीबीसी है ना, बीबीसी सेकंड, पहले बैक बॉन्डिंग, फिर किलेशन, और फिर सिनर्जिक इफेक्ट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब देखो बेटा, इनमें बताओ, इन कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वेरी गुड मिड्डा साहब। 3D से 4D, 4D से 5D, जेड इफेक्टिव बढ़ता गया है ना, ये कल ऑर्डर किया था। 3D से 4D, 4D से 5D बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बताओ, इसमें बताओ, ऑक्सलेट और साइनाइड, सोच के बताना, इसमें ज्यादा कौन है? ऑक्सलेट और साइनाइड में कौन सा वाला? सोच के बताएं। वेरी गुड, बहुत से बच्चों का सही है। देखो, साइनाइड बैक बॉन्डिंग करता है बेटा, साइनाइड बैक बॉन्डिंग करता है CO CN माइनस NO प्लस। याद कीजिए, बैक बॉन्डिंग की थी, अरे की थी, बैक बॉन्डिंग की थी ना साइनाइड ने, याद आया क्या? देखो बेटा, ये क्या है, बैक बॉन्डिंग को पहले प्रेफरेंस दो, फिर किलेशन पे जाओ। ठीक है, अब बताओ बेटा, इसमें देखो, Fe के साथ अमोनिया, फिर ऑक्सलेट, फिर EDTA है। इसमें बताओ कौन स्टेबल होगा सबसे ज्यादा? थर्ड के बाद, थर्ड के बाद हाँ वेरी गुड, थ्री, ये आएगा। देखो, देखो बेटा, इसमें कोई किलेशन नहीं है, फिर किलेशन हो रहा है, और फिर किलेशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किलेशन कौन दिख? EDTA, EDTA में किलेशन सबसे ज्यादा होगा। होगा क्या? अरे होगा, बोलो। EDTA में किलेशन सबसे ज्यादा होगा, होगा भैया, कंफर्म? तो बताओ, ऑर्डर ये आ जाएगा, आएगा क्या? चलिए, तो जो कल आपने फैक्टर पढ़े थे ना, CFSC वाले, वही फैक्टर है, कोई ज्यादा अलग कुछ नहीं है। ठीक है ना? एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आप बताइए मुझे। इसमें बताना हमें, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। Cl वीक फील्ड लिगेंड, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CN माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड प्लस बैक बॉन्डिंग करता है, करता है क्या? बोलो, ये ऑर्डर आएगा क्या? आएगा, बोलो आएगा क्या? अच्छा, ये बताओ,
अब बताओ बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक काम करता हूं, मैं एक और लिख देता हूं। अब बताओ, ऑर्डर बोलो बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साक्षी आचार्य, बहुत बढ़िया, वेल डन। देखो, सबसे पहले देखो, वीक फील्ड लिगेंड प्लस किलेशन, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्लस बैक बॉन्डिंग है। पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी, बोलो, पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? बैक बॉन्डिंग वाले को। ठीक है, तो पहले बीबी को मिली प्रेफरेंस, बीबी के बाद अब किलेशन पे आ जाओ, फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ पे चले जाओ, और फिर तो क्या क्या समझ में आया आपको? पहले बीबी के बाद किलेशन, और किलेशन के बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ। ठीक है, याद दे जाएगा। तो भैया पहले बीबी को प्रेफरेंस देना, ठीक है, आगे भी काम आएगी ये बात। चलिए आगे चले। अब देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, ये बीच में सेंट्रल मेटल है। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा आपका स्टेबल होगा, बताओ? सेकंड होगा क्या? क्यों होगा भाई, सेकंड ही क्यों? मोर रिंग्स, वेरी गुड। देखो, इसमें रिंग कितनी बनी, 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3 4, बस तो बोल दिया, आसान सी बात है। और आगे समझ में? हाँ, वेरी गुड आरुषि शर्मा, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक काम करूं, एक बार इस मेटल को हटा दूं, देखो ये लिगेंड खुद एक साइक्लिक फॉर्म है। देखो, ये लिगेंड पहले से साइक्लिक फॉर्म में था, ध्यान दीजिए, है ना, लिगेंड साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। तो जब लिगेंड साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो जो डेंसिटी होती है उतनी रिंग बन जाती है, ठीक है ना। है दोनों ही क्या, टेट्राडेंटेट, ये भी देखो 4 लोन पेयर देगा, ये भी 4 लोन पेयर देगा। इसमें तो रिंग बनी 3 और इसमें बनी 4। तो अगर कोई लिगेंड पहले से साइक्लिक हो, है ना, ठीक है, तो उसकी जो नंबर ऑफ रिंग्स है वो क्या होगी बच्चों, उसकी डेंसिटी की इक्वल। और अगर वो ओपन है तो डेंसिटी -1। ये मैंने पहले बताया था आपको, याद करो, याद है क्या? बोलो, अरे याद है क्या? देखो ये रिंग क्लोज है, ध्यान दीजिए, ये पूरा क्लोज स्ट्रक्चर है, ये क्लोज नहीं, यहां से खुला है, ठीक है। इस इफेक्ट को नाम देते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्लियर?
बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब मैं चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। देख, जैसे ये मेटल है और मान लीजिए इसके साथ ये 4 लिगेंड है, ठीक है, तो ये बना, मान लीजिए ऐसा बन गया, बन गया Ml4। कितने लिगेंड दिख रहा है आपको इसमें? 4 लिगेंड दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये 4 स्टेप के अंदर बनेगा, ठीक है। कितने स्टेप में बनेगा? 4 स्टेप के अंदर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ कितने स्टेप में बनेगा? 6 स्टेप में, और क्या है ना, समझ में आ गया। अब देखो, अभी अगर आप लोगों ने इसका के इक्विलिब्रियम लिखना हो, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट आते हैं, क्या आ जाएगा? देखो Ml4 Ml, ऐसा आ जाएगा, देखें क्या? लास्ट में पढ़ा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, बोलो, पढ़ा है क्या? है ना। अच्छा, अब देखो, इस के इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम क्या है? इसको अपन बोल देते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। बोल सकते हैं कि फॉर्म कर रहे हो तो क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसी को एक नाम और देते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। अब बात को ध्यान से सुनना बेटा, देखो ये के इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा आने वाला है, तो ज्यादा लाना है, तो ये ज्यादा तभी आएगा जब ये Ml4 ज्यादा बने। बात समझ आ रही? ये Ml4 भी न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा, ये अपना आप ज्यादा आ जाएगा क्या? बोलो। अब बेटा ये अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा बन रहा है, और कोई चीज ज्यादा तब बनती है जब वो स्टेबल हो, समझ में आ गया? तो देखो बेटा, मैं क्या बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। या जो ये फॉर्मेशन का, इसकी स्टेबिलिटी की जगह फॉर्मेशन लिख लो, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा आएगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आने वाली है। क्या ये बात समझ आई? समझ में आया? अच्छा, इसको ना एनसीईआरटी में इसको ऐसा लिखा मिल रहा है, बीटा 4। जितने स्टेप में बनेगी ना, उसको वो बीटा और नंबर ऑफ स्टेप्स लिख देता है, बीटा 4 लिख देता है। तो बताओ इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को क्या बोलोगे? ऊपर वाले को क्या बोलोगे? बीटा 4, बीटा 3, बीटा 5, बीटा 6, बोलो। बीटा 6, है ना। तो ये बीटा 6 आएगा, Ml6 और M, ये ऐसा कह सकते हैं क्या? बोलो साहब, बोल सकते हैं? ये बात सुनाई, ठीक है। तो जितने स्टेप में बने उसको क्या करते हैं? बीटा के नीचे लगा के रख देते हैं। 2 तो बीटा 2, 3 बीटा 3, 4 बीटा 4, 6 जो भी है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये Ml4 है, मैं इसको उल्टा कर देता हूं। अब बताओ इसमें मैंने क्या किया? इसको मैं बना रहा हूं या डिकम्पोज कर रहा हूं? बना रहा हूं या तोड़ रहा हूं? डिकम्पोज कर रहा हूं ना, है ना, है ना बेटा। ये डिकम्पोजिशन है, इसको तोड़ा जा रहा है। देखो मेटल और लिगेंड साथ साथ थे, तोड़ के अलग कर दिया। अब देखो जब आप इसका के इक्विलिब्रियम लिखेंगे क्या आएगा? M
और L की पावर 4 Ml4 ऐसे लिखोगे, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। अब देखो वहां फॉर्म कर रहे थे, यहाँ तोड़ रहे हो, क्या बोलोगे? डीकम्पोजिशन बोलेंगे क्या? बोलो, समझ आया? वो फॉर्मेशन था, ये डीकम्पोजिशन है। इज इट क्लियर? पक्का? एक बार होगा, क्या ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? चेक करो, है क्या? है बच्चों? यस, और क्या? वो जोड़ा जा रहा है, ये तोड़ा जा रहा है, तो जोड़ना और तोड़ना अपोजिट ही तो होता है ना? तो मैं कह सकता हूं कि के डीकम्पोजिशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के फॉर्मेशन। बोलो, क्या ये बात सही है? ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका मतलब स्टेबिलिटी जो होगी वो फॉर्मेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डीकम्पोजिशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? आ गया क्या समझ में? क्या ये बात समझ में आ गई? बेटा ध्यान रखना, β4 β6 ये हमेशा फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, हमेशा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, एक्वस स्टेट में होता है, मेटल एक्वस स्टेट में होगा। अब देखो बेटा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का ही। देखो, आपके सिलेबस में सारे मोनोडेंटेट लिगेंड की स्टेबिलिटी का है, और अगर बाइडेंटेट कहेगा वो बोल देगा। आपके सिलेबस में मोनोडेंटेट है, दिव्यांशी तोमर। जैसे देखो, एक चीज क्या बोलता है, ये है, कहता है इसके लिए β6 ये है। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट डीकम्पोजिशन कांस्टेंट। बताओ कैसे निकालोगे? बताओ भाई, कैसे निकालेंगे? क्या करें? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, मैंने क्या बोला, ये जो β4 β6 है, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, हमें डीकम्पोजिशन निकालना है, उल्टा कर दो बस। बहुत बढ़िया बेटा, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया, समझ में आ गया? बोलो, वहां बैठ गई बात। ठीक है, तो अब देखो सुनो, जैसे अभी अपन ने ये बोला था, ये जो है Ml4, ये कितने स्टेप में हो रहा था? 4 स्टेप के अंदर। तो ये आपने β4 बोला था, β4 बोला था ना? अब देखो, ये 4 स्टेप हुए कैसे, तो वो समझाता हूं। देखो, सबसे पहले एक लिगेंड आया और बन गया Ml, तो हो गया K1। फिर अगली बार अगला लिगेंड अटैच हुआ, बन गया K2। अगली बार फिर अगला लिगेंड अटैच हुआ, बन गया K3। एंड फिर अगली बार फिर अटैच हुआ, बन गया Ml4। समझ आया? एक लिगेंड जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा, फिर थर्ड,
फिर 4। कितने स्टेप, कितने स्टेप, कितने आदमी, बताओ भाई, क्या समझ में आ गया? ओके साहब, अब बताओ, अगर मुझे K1 निकालना हो, है ना, कैसे करेंगे? देखो ml के नीचे आ जाएगा m और n, फिर K2 लिखना हो, क्या हो जाएगा? ml2 m l और l, फिर K3 निकालना, ml3 ml2 l, और फिर K4 निकालना, ml4 और ये ml3 और तो लिख सकते हैं ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। लास्ट ईयर का याद कीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो देखो क्या होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या? n प्लस 4 लिए क्या बन गया? mn। ये बात समझ आई? हाँ भाई, जो बच्चा 11th में पढ़ा था, बताओ ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? इसका हमने कुछ नाम दिया था लास्ट ईयर, बोलो तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये क्या, कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, बताओ भाई। अरे मल्टीपल हो गया ना, सोच रहे हो ऐसा? कितने स्टेप है? 4 स्टेप में, तो इसको क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम। और क्या? अब देखो, ये चीज वही है, देखो जो ऊपर एग्जैक्टली ये देखो, ध्यान दीजिए, ठीक है कि नहीं है ना? तो जो आप बीटा 4 लिख रहे हो, या जो इसका के इक्विलिब्रियम लिख रहे हो, ठीक है, इसका क्या आएगा बताओ? ml4, ये आ जाएगा m और l की पावर 4। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा वापस, आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करो इनको, देखो बेटा ये चीज ऊपर है और ये चीज नीचे है, कैंसिल, फिर ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल। तो जब आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली ये बचेगा, देखना ये आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। तो देखो बेटा, बात ध्यान से सुनना, ये वैसे तो लास्ट में पढ़ाई थी मैंने, जब भी कोई इक्विलिब्रियम आपके बहुत सारे को ऐड करने पर, जोड़ने पर आता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? मल्टीपल स्टेप है ना, 4 स्टेप है ना बेटा, ठीक है। तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीपल से याद रखो, सबका क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? अरे ये समझ में आया क्या? 11th की बात है ये, 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेटा आप बताओ, ये समझ में आया? बीटा 4 फिर देखो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बीटा 4 क्या होगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। बताओ बीटा 6 बोलो, क्या आएगा बीटा 6? कौन बताएगा? बीटा 6 बताओ।
वेरी गुड इंसा पवार, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है बेटा, कुछ भी नहीं है। ये बस, हाँ 1 to 6 तक ब्रेक कर देंगे। इज इट क्लियर? वेरी गुड आचार्य, आ गया समझ में? अब बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन का लोग ले लूं तो ऐसा लिख सकता हूं, लोग बीटा 4, लोग K1, लोग K2, लोग K3, लोग K4। मल्टीप्लिकेशन में लोग का रूल होता है कि वो एडिशन हो जाता है लोग में। इज इट क्लियर? क्या बात सही है? अब देखो, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो, बोलिए। अब बताओ, 11th में आपने लास्ट में पढ़ा था, माइनस लोग को कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरी गुड सारांश, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा, माइनस लोग को पी बोलते हैं, ठीक है, और इसके जो साथ है वो उसकी पावर, पी मतलब पावर। देखो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ बीटा 4, पी के 1, पी के 2, पी के 3 एंड पी के 4। हो गया? क्या समझ में आया? आ गया? ठीक है, दिमाग बैठेगी बात। बोलो। तो बेटा, ये जो हमने स्टेबिलिटी पढ़ी है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पर पढ़ी है ना, बना रहे हैं तो फॉर्मेशन, और तोड़ रहे हैं तो डीकंपोजिशन, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस। इज इट क्लियर? बोलो। एक बात सुनो बेटा, देखो, अगर आप ऐसा बोलो कि स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, है ना? ऐसी स्टेबिलिटी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। ठीक है बेटा? बोलो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे, ठीक है, अगर के फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रहा है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्स है ना, इनका के फॉर्मेशन, इसने बोला 2 इंटू 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 की पावर 6, 5 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर -5। बताओ सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद टी। हो जाएगा? आया समझ में? हाँ वेरी गुड दिव्यांशी तोमर, आसान है, आ गया समझ में? चलिए अब देखो, सुनो सा, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, समझे आप?
सुनो बेटा, पहले बताओ ये कौन सा आइसोमर है? क्या आइसोमर बताओ? सिस है? ये बताओ ट्रांस है? ठीक है। अब देखो, अगर सिस से ट्रांस में जा रहा है, बदल रहा है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, मान लो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है ना, बोलो, कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन हो रही है। ऐसी कंडीशन में ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव, ठीक है। और सोचो, अगर ये सिस से ट्रांस में नहीं जाता, मतलब रिएक्शन नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलेंगे इनर्ट। आ गया? भाई कोई कंपाउंड रिएक्ट कर जाता है तो उसको क्या बोलते हो आप, बताओ? रिएक्टिव बोलते हैं ना यार। और याद होगा पीरियोडिक टेबल एकदम लास्ट के साइड एक ग्रुप 18 आता है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। उनके एक नाम दिया था आपने कुछ क्लास 11th में, इनर्ट केसेस बोला ना, क्यों बोला? हिट नहीं करती ना, बस इतना सा समझना है कि अगर रिएक्शन दिखा रहा है कोई कॉम्प्लेक्स, देन उसको बोलेंगे रिएक्टिव, और नहीं दिखा रहा तो बोलेंगे इनर्ट। इज इट क्लियर? बट ये आपके आता नहीं है, आता वही है जो अपन ने पहले पढ़ा था। यही बात सुन आएगी? ठीक है, बोलो। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, तो ये नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको जरूर पढ़ें, ठीक है। अब बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से पढ़ना है इसको, ठीक है। सुनो, अपन लेते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकर वाला इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना? ढंग से पढ़ना इसको आप, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो, मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। अब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं समझाता हूं आपको, है ना? देखो, दो कंसेप्ट काम आएंगे, उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, ये क्या होता है डीडी ट्रांजिशन? समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा, एक कॉम्प्लेक्स है TiH2O6Cl, ये वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। ये किस कलर का है? वॉयलेट कलर का। अब सुनना ढंग से बेटा, जब आप टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +3 आ गया, टाइटेनियम आया +3, +3 में ये कंडीशन आ गई TD1 कितना समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होगा, होगा। अब देखो, जैसे अगर मैं ये ले लेता हूं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, तो मैं इसे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकता हूं क्या? T2G1 Tg0। समझ आ गई बात? बोलो, तेरी बात समझ आ गई? अब बात को ध्यान से सुनना, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर तब दिखेगा जब क्या हो कि वो विजिबल जो लाइट होती है, विजिबल लाइट जानते हो बेटा? बोलो, विजिबल लाइट जानते हैं क्या होती है? बताओ, फटाफट बोलो।
फिग्योर, है ना, है बेटा, ये होती है। तो इसमें से किसी एक वेवलेंथ को वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे, है ना। तो होता है क्या बेटा, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर विजिबल लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी सारों को रिफ्लेक्ट करेगा। एक को तो एब्जॉर्ब कर दी और बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो भी रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपस में कंबाइंड होकर जो कलर देती हैं वो उस ऑब्जेक्ट का कलर दिखेगा, समझ में आया। और उस कलर को बोलते क्या पता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वापस सुनो, देखो वो क्या रहा है, ये इतने सारे कलर है, ठीक है, इसमें से मान लीजिए इसने किसी एक कलर को, सपोज एक बार ग्रीन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और बाकी सारों को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो बाकी सारे कलर मिलकर एक नया कलर बनेगा और वो जो कलर होगा ना वो ही कलर उस कॉम्प्लेक्स का होगा, समझ में आ रही बात। और उस कलर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अभी बताता हूं, बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद करना, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां होती है, शाश्वत पुरोहित, बताओ भैया, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां होती है, शाश्वत पुरोहित जी बताओ, शाश्वत पुरोहित, वेरी गुड बेटा, मुदीता, हिंसा पवार, साहिल अनेजा, बहुत बढ़िया, आरुषि, विनस मिड्डा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे बता रहे सारों की सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ये कह सकते हैं हम, ठीक है, हाँ 4000 से 7000 भी कह सकते हैं, है ना, बोला जा सकता है, ये होती है। तो इसमें से किसी एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है। अब देखो बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विजिबल लाइट से इसने किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया और वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, आ गया। जैसे ही वो यहां पहुंचा, देखो कंडीशन ये बन गई बेटा, दिख रही है क्या, ये कंडीशन इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा T2G0 EG1। देखो पहले T2G1 EG0 था, अब T2G0 EG1 हो गया। क्या बात सुनाई, क्या बात सुनाई, आगे। अब बोलो, ये भी डी के ऑर्बिटल है, ये भी डी के ऑर्बिटल है, एक डी से दूसरे डी में गया, गया क्या, गया क्या, बोलो, है तो डी ना। तो एक डी से दूसरे डी में जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। कई बात सुनाई, वापिस सुन लो। किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर तब आएगा जब वो विजिबल लाइट में से किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे और बाकी सारों को रिफ्लेक्ट कर दे। तो जो रिफ्लेक्ट होने वाले जो कलर हैं वो आपस में मिलकर एक नया कलर बनाते हैं और उस कलर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। तो ये ऐसे क्या, इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, समझ में आ गया। ध्यान रखना, अगर अदर देन विजिबल लाइट आपने एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लेक्स का कलर कुछ नहीं दिखेगा। आपने अगर इंफ्रारेड या यूवी रेस को तो नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कलरलेस का मतलब व्हाइट कलर है। अगर कहीं व्हाइट कलर दिखा मिल रहा है ना, इसका मतलब वो कलरलेस है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में व्हाइट कलर को कलरलेस की तरह कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कलर तभी ऑब्जर्व होगा जब वो विजिबल लाइट को, अब सुनो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात है, देखो बड़ा सिंपल है।
ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, याद आ जाएगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इंडिगो वैसे मुश्किल ही मिलेगा आपको, है ना, बहुत ही रेयर ही मिलेगा। तो बस पहले ये हो गए, है ना, बोलो समझ में आया, बोलो। अरे बेटा ये जाएगा, ये वापस नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल पे ये स्टेबल नहीं रहेगा ना, वापस ये तो नीचे आएगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा। आपने एटॉमिक सिस्टम पढ़ा था क्या? लाइमन बामर पास्चन सीरीज बनती थी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वापस नीचे भी आ जाता है, आता है ना। अमीषा जैन समझ में आई बात? अमीषा जैन समझ में आई? हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, हो सकता है आपने एक कलर व्हील पढ़ा होगा, है ना, देखो ऐसा पढ़ा हो सकता है मेरे हिसाब से, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आमने सामने ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। देखो जैसे देखो ऑरेंज और ब्लू, वॉयलेट और ये और ये, है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है क्या? है। अब देखो बेटा सुनो, सुनिए, अगर किसी ने मान लीजिए क्या, अगर इसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, किसको एब्जॉर्ब किया? रेड को एब्जॉर्ब किया, तो बताओ उस कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा आएगा? रेड को एब्जॉर्ब किया, कलर कौन सा आएगा? ग्रीन आएगा ना, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री आता है। तो रेड को एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लेक्स का कलर आएगा ग्रीन आ जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा और ये कलर ऑफ कंपाउंड आ जाएगा। सही बात सुनाई, बोलो की बात समझ में आएगी क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैं दो तीन पॉइंट बता देता हूं। देखो डी ट्रांजिशन तभी होगा जब स्प्लिटिंग हो, मतलब डी ट्रांजिशन के लिए स्प्लिटिंग होना बहुत जरूरी है, समझ में आया? जैसे देखो अभी मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको हीट किया और ये बना दिया मैंने, इसका मैंने बोला वॉयलेट कलर है, लेकिन ये तो कलरलेस है। ये ऐसे क्या हो गया, वो कलरलेस क्यों हो गया, कौन बताएगा? बोलो। हाँ बेटा इस बार स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है ना, इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी? छह जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो तो उड़ा दिए बिना स्प्लिटिंग के, है ना भाई, होगा क्या? इसमें तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये ऐसे पिक्चर थी, ये तीन और ये दो थे, स्प्लिट था। इसमें स्प्लिट नहीं होगा, इसमें तो ये पांचों एक ही लेवल पर आ गए। तो अब एक ही लेवल पे तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? ये बात नहीं, तो ये बात समझ में आई, बोलो। अच्छा अब बताओ, जैसे आपसे मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CuH2O4SO4H2O, इसको हीट करके मैंने इसको C ये कंपाउंड अगर याद हो तो ये था ब्लू विट्रोल,
कंपाउंड क्या था, ब्यूबिट्रोल है, ठीक है, और ये कलरलेस है ना, ऐसा क्यों बताओ भाई। हाँ और क्या, बिना लिगेंड स्प्लिटिंग नहीं होगी, और विदाउट स्प्लिटिंग डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ये याद है क्या ब्यूबिट्रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद है आपको। ब्यूबिट्रोल की स्ट्रक्चर याद है, आपने लास्ट में पढ़ी थी, इसकी स्ट्रक्चर की एक खास बात थी, बॉन्डिंग में पढ़ाई थी बच्चों, मैंने आपको, याद करो, याद आ रहा है, वेरी गुड विनस मिड्डा, बहुत बढ़िया हर्ष, किशोर, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो एक क्वेश्चन आया था कि +2 के साथ वाटर जो है वो SFL का काम करता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा सुनो, इसके अंदर इसकी जो खास बात है ना वो डिस्कस अपन कर रखी है, वापिस एक बार मैं समझा देता हूं। देखो सबसे पहले ये वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें हो गया कोवलेंट बॉन्डिंग, वाटर का मॉलिक्यूल कॉपर +2 को दे रहा है, ये होगी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कॉपर +2 और सल्फेट आयन है, आयन के बीच में इंटरेक्शन होगा, वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। एंड फाइनली देखो, देखो बेटा ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई क्या, बोलो। तो इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, अरे हुई क्या, बोलो, हुई, आगे बात सुने। तो इस कंपाउंड में ये यही मैं क्वेश्चन है, आयनिक, कोवलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारी होती। अब देखो ये अगर मैं इनको ऐसे कंबाइन कर लूं, बताओ ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये क्या बना है, ये क्या बन गया बताओ, स्क्वायर प्लेनर बन गया ना भैया, स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब लिगेंड ने पेयरिंग की होगी, तभी तो डी काम आया होगा ना। आप समझ में आ गया वो वाला फंडा, बोलो। तो बेटा कल ये आप है ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद कर लेना भैया, ये वाला जो एक सिंपल सा जो लिखा हुआ है ना, इसको याद करना, कल करते हैं आगे बेटा।